फोकस हिमाचल के स्टूडियो में आज हमारे खास मेहमान हैं हिमालय उन्नति मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और श्री श्री रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के ट्रस्टी श्री दीपक शर्मा जी। दीपक शर्मा जी मूलतः कर्नाटक के बंगलुरु से हैं। शर्मा जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि हिमालय उन्नति मिशन ये क्या मिशन है, और जिससे ये बात की जा रही है कि हिमालय उन्नति मिशन जो हिमालय की उन्नति के लिए बहुत जरूरी मिशन है, तो हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ये मिशन है क्या है। प्रणाम। हिमालय हमारी भारत माता का मस्तिष्क है और मस्तिष्क का तो ध्यान रखना ही पड़ता है ना। सबसे पहले तो उसी का ध्यान रखते हैं जब हम टोपी भी पहनते हैं ताकि हमारा सर बचा रहे। तो गंगा जी के लिए हमने एक मुहिम छेड़ी, यमुना जी के लिए छेड़ी, नर्मदा जी के लिए छेड़ी, बट जहां से ये नदियां आती है हिमालय, उसके लिए कोई मुहिम ही नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। आप अगर देखें तो हिमालय पे 1980 में एक मूवमेंट हुआ था जिसको चिपको आंदोलन कहते थे। उसके बाद से आज तक हिमालय के लिए कोई जन जागृति का एक अभियान छिड़ा ही नहीं है। तो बहुत जरूरी है हिमालय के प्रति सजगता लाना, हिमालय के प्रति एक दर्द महसूस करना कि वहां पे अगर कुछ हो रहा है तो हिमालय सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप छुट्टी में जाओ सैटरडे संडे और चिप्स विप्स खा के आराम से अपना रिलैक्स करके आ जाओ। हिमालय के प्रति सेवा भाव भी जगाना है, हिमालय के प्रति श्रद्धा भक्ति जगानी है। हमारे जितने भी आध्यात्मिक स्थल है वो सारे मैक्सिमम तो हिमालय में ही है जी। और जब हम कहते हैं किसी को कि अब मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो क्या बोलते हैं? हिमालय जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हिमालय के हमारी संस्कृति में इतना महत्व है तो कम से कम सेवा में भी तो होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए। और शर्मा जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो मिशन है आपका ये हिमालयी राज्यों के लिए जहाँ तक इतना समझ आता है, तो हम ये थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट से लेके हिमाचल तक और जम्मू तक की आप बात कर रहे हैं, तो किस तरह से ये कहाँ से? देखिए, हिमालय, पूरा हिमालय जब हम देखते हैं तो समस्याएं सेम है जी, एक ही है जी। फॉरेस्ट फायर्स अगर चीड़ पाइन से अगर उत्तराखंड में हो रहे हैं तो हिमाचल में भी हो रहे हैं, मेघालय में भी हो रहे हैं, सिक्किम में भी हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। तो समस्याएं अगर हम हिमालय की देखें तो एक ही है और अनेकों संस्थाएं हैं जो अपनी स्तर पे छोटा छोटा काम कर रही है हिमालय में जी। जैसे कि पिथौरागढ़ में अवनी करके एक संस्था है जो काम कर रही है। आप शीतला में देख लें तो आरोही करके एक संस्था है जो मैटरनल हेल्थ पे काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। पर वो सिर्फ शीतला में या कुमाऊं में ही सीमित है, पर उन्हीं का जो एक्सपीरियंस है वो मेघालय में भी इस्तेमाल हो सकता है, हिमाचल में भी इस्तेमाल हो सकता है, जम्मू एंड कश्मीर में भी। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें ये जो छोटी छोटी संस्थाएं ये एक साथ मिलके हिमालय के लिए हम हिमालय उन्नति मिशन मतलब हम एकता एक साथ मिलके हिमालय के लिए काम करें जी। तो जैसे कि अगर आप भगवत गीता में कृष्ण जी कह के गए संघे शक्ति कलयुगे जी, तो कलयुग में संघ की शक्ति से काम होता है। यूनिटी। एक सा एनजीओ अकेला कोई हिमालय का उद्धार नहीं कर सकता। वो जब सबको साथ में मिल के और जब साथ में मिलते हैं तो एक की कमी दूसरे की स्ट्रेंथ बन जाती है जी। तो इस तरीके से ये हिमालय उन्नति मिशन काम करता है। अराउंड 48 संस्थाएं हमारे साथ अभी जुड़ी हैं, नेपाल भूटान को मिला के, जम्मू एंड कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक, और अलग अलग प्रकार के सेवा के कार्य वहाँ पे चल रहे हैं जी। और जब हम बात करते हैं हिमाचल की, तो हिमाचल में भी आपका जो उन्नति मिशन है हिमालय उन्नति मिशन, उसकी हिमाचल में भी शुरुआत हुई है। तो हिमाचल में जिस तरह की आप अलग अलग उस पर बात कर रहे हैं कि हेरिटेज, अलग अलग हेरिटेज की हम बात कर रहे हैं, कल्चर हेरिटेज की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक हेरिटेज की बात कर रहे हैं, इस तरह से हम स्पिरिचुअल हेरिटेज की बात कर रहे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हिमाचल में भी किस तरह का मॉडल हमारा है, और जैसे आप बात कर रहे हैं नॉलेज पार्टनर आपके बने हैं इन काम को करने के लिए ओवरऑल हिमालय स्टेट्स में, या फिर आपने नॉलेज सेंटर बनाए, तो हिमाचल में जो आपकी पावर है, हिमाचल में जो आपकी ताकत है इस तरह के बदलाव के लिए, वो क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा। हिमाचल से पहले मैं पूरे
हिमालय में जो काम चल रहा है उसके जी, बारे में जी, आपको कुछ बताऊंगा। जी देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि वहाँ पलायन बहुत हो रहा है, सब हिमालय क्षेत्र में, सिर्फ हिमाचल या उत्तराखंड में नहीं, सब में ही देखें बॉर्डर एरियाज में पलायन बहुत हो रहा है। तो हमने वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स चालू किए। आज की डेट में हमारे 26 स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स जो हिमालय क्षेत्र में चल रहे हैं। जी श्रीनगर के ITI से लेके कारगिल से लेके ले सब जगह हमारे स्किल सेंटर्स चल रहे हैं। तो स्किल डेवलपमेंट यूथ को वहाँ पे कराना ताकि वो उनकी कोई कौशलता रहे। ठीक है फिर उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हम लोग करा रहे हैं वहाँ पे, जी उसमें बहुत अच्छा काम चल रहा है। दूसरा काम जो हमने किया है एजुकेशन के क्षेत्र में, तो शिक्षा के क्षेत्र में हमने देखा कि मैक्सिमम स्कूल उसमें टीचर्स नहीं है, क्योंकि इतनी बॉर्डर एरिया में, एकदम पहाड़ी एरिया में टीचर वहाँ पे रहना, उनकी रहने की सुविधा, उनके खाने की सुविधा, और बच्चे भी कम है, 30-40 बच्चे हैं, तो एक टीचर कम से कम 6 से 7 क्लासरूम्स चला रहा है। तो ये हमने नोटिस किया। तो हमने सोचा कि वहाँ पे हम लोग स्मार्ट क्लासरूम्स लगाते हैं बॉर्डर एरिया में, क्योंकि दिल्ली में बैठे बैठे भी जो दिल्ली में शिक्षा जो मिल रही है मॉडर्न स्कूल की बच्चे को, वही हम लोग एक मतलब स्पीति में या लाहौल में भी किसी बच्चे को हम वो शिक्षा दे सकते हैं। तो उस पे हम लोगों ने काम किया, स्मार्ट क्लासरूम्स लगाए। फिर जब हमने स्मार्ट क्लासरूम्स लगाए तो हमको पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है। डेफिनेटली तो हम लोगों ने सोलर किया, तो सोलर पावर्ड स्मार्ट क्लासरूम्स, अभी 96 स्मार्ट क्लासरूम्स हम लोगों ने गवर्नमेंट के उसमें लगा। तो एजुकेशन के फील्ड में हम लोगों ने काम किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन के फील्ड में काम किया, क्योंकि अगर आप बॉर्डर एरियाज में, ये हिमालय क्षेत्र में देखेंगे, बहुत रेडिकलाइजेशन है, मिलिटेंसी, जम्मू एंड कश्मीर, कारगिल, आप नॉर्थ ईस्ट देख लें। तो ये इसलिए है क्योंकि लोगों का कनेक्ट भारत की भूमि से, मेन स्ट्रीम से नहीं हुआ। अब कुछ जगह में तो इलेक्ट्रिसिटी अभी पहुंची है, मोबाइल ही नहीं पहुंचे। जी तो जब हम लोग वहां जाते हैं और संविधान के प्रति बताते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताते हैं, उनकी राइट्स एंड, तो उनको फिर भारत के प्रति एक प्रेम, एक कनेक्ट होता है। तो ये सब प्रोग्राम्स हम लोगों के चल रहे हैं बॉर्डर विलेज में, बॉर्डर विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर हम लोग ये सब प्रोग्राम कर रहे हैं। तो अब हिमाचल के स्पेसिफिक, जी अब हम हिमाचल में आए तो सबसे बड़ी समस्या हिमाचल में, और हिमालय अलग अलग क्षेत्र में भी, बट हिमाचल में अगर देखें वो है नशा। तो नशा का जो समस्या है, ये तो मतलब मुझे भी आश्चर्यचकित हुआ जब गवर्नमेंट हमेशा कंजर्वेटिव फिगर बताती है, गवर्नमेंट बड़ा चढ़ाती नहीं है, क्योंकि उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 65% लोग नशे में हैं। नंबर 1 स्टेट हो गया हिमाचल, आप सोचो तो 65%। और हमें ये बोला गया कि फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम के बीच में 60 दिन का गैप होता है। जब आदमी पहली बार कश लेता है या कुछ भी, वो सेकंड टाइम लेता है तो 60 दिन, वो 60 दिन में अगर हम लोग ने उनको बदल दिया तो बदल दिया, अदरवाइज नहीं तो फिर वो कंटिन्यूस हो जाता है उसका। तो नशा मुक्ति पे हमें काम करना बहुत जरूरी है जी। और हिमाचल गवर्नमेंट के साथ अभी हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग, मुझे लगता है एक पहला NGO होगा जो एडवाइजरी लेवल पे हिमाचल गवर्नमेंट के साथ काम करेगा। और नशा मुक्ति एक चीज है जो हम लेंगे, हमारी प्राथमिकता है। ठीक है, ड्रग फ्री इंडिया, ना नशा लेंगे ना करने देंगे। तो ये मूवमेंट के साथ गुरुदेव ने ड्रग फ्री इंडिया को शुरू किया और गुरुदेव की प्रेरणा से हम इसको शुरू करेंगे। और नशे के साथ हम लोग सिर्फ, अब किसी बच्चे को आपने ज्ञान दे दिया कि बेटा ये नहीं करना है, तो फिर क्या करना है आप बताओ, उसके पास कुछ है ही नहीं करने को। तो उसके साथ साथ हम खेल, स्पोर्ट्स, स्किल डेवलपमेंट और व्यवसाय, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, तो ये सब चीजें उसके साथ हम अटैच करेंगे जी। ताकि नशे के साथ वो निकले तो उसको कम से कम अपने शरीर का, अपने स्पोर्ट्स की लत लगे, कुछ देश के लिए करने की लत लगे, वॉलंटियर फॉर बेटर हिमालयास, या फिर कुछ अपने कुछ कमाने की लत लगे, पैसे की लत लग जाए तो नशा छोड़ देता है आदमी। अगर पैसे कमाने की लत जिसको है वो कभी नशा नहीं करेगा। बनिया
एक बनिया एक मारवाड़ी कभी नशा नहीं करता, जी। वो 5 रुपए भी बचा के रखता है। तो पैसे की लत लगे उसको, या फिर उसको सेवा की लत लगे। तो ये हम लोग सारी चारों चीज़ों को साथ मिलके, हिमाचल में सबसे बड़ी चीज़ एडिक्शन है। और अगर हम लोगों को हिमालय की और हिम के आंचल की अगर पवित्रता बनाए रखनी है तो नशा मुक्ति पे काम करना बहुत ज़रूरी है। देखो जी, जब हम नशा मुक्ति की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं वेलनेस की बात कर रहे होते हैं। हिमाचल की जो जलवायु है वो इतनी उत्तम है कि हिमाचल इंटरनेशनल लेवल पे एक वेलनेस सेंटर के रूप में उभर सकता है, योगा सेंटर के रूप में उभर सकता है। लेकिन ये इतना बड़ा इस तरह की चीज़ है और जिसमें काफ़ी लोगों को हम आजीविका यहाँ पे दे सकते हैं। सस्टेनेबल जो मॉडल है आजीविका का वो दे सकते हैं। एक मुझे ये लगता है कि इस तरह से वेलनेस टूरिज्म जो है एक यहाँ पे डेवलप हो सकता है, जिससे एक इकोनॉमी कोई बड़ी बदलाव लाया जा सकता है। सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस की जो हम बात करते हैं, तो क्या इस दिशा में भी जो हिमालय उन्नति मिशन की इस तरह से भी कोई है कि वेलनेस की दिशा में भी कुछ? बिल्कुल, हाँ जी। हमने हिमाचल गवर्नमेंट को ये प्रपोजल दिया है और गुरुदेव ने ये कहा है कि हिमाचल शुड बी द वेलनेस कैपिटल फॉर इंडिया। मतलब वेलनेस का जो कैपिटल है वो हिमाचल होना चाहिए। किसी को भी अगर तनाव है तो वो हिमाचल जाना चाहिए उसको। तो उस भाव से हमें अलग अलग चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। एक है, हमें यहाँ पे आयुर्वेदा रिट्रीट सेंटर्स अच्छे होने चाहिए जी। जैसे आप केरला में जाते हैं लोग जी। तो वैसे उस स्टैंडर्ड के आयुर्वेदा और रिट्रीट सेंटर्स होने चाहिए जी। पंचकर्मा थेरेपी सेंटर्स होने चाहिए। आजकल मसाज सेंटर्स उल्टे सीधे काम के लिए ज़्यादा फेमस है जी। पर हेल्थ के लिए नहीं है। तो वैसे आयुर्वेदा थेरेपी सेंटर्स होने चाहिए और उसके लिए हमें ट्रेनिंग सेंटर सेटअप करना है सबसे पहले, जी। ताकि हिमाचल के कुछ युवकों को हम लोग ऑल्टरनेट थेरेपीज में ट्रेनिंग करें। जी। तो हमने एक और प्रस्ताव हिमाचल गवर्नमेंट को रखा है कि हम एक वेलनेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हिमाचल में सेटअप करना चाहते हैं, वेलनेस स्किल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ताकि हिमाचल की जो होटल्स हैं और ये सब इंडस्ट्रीज हैं उनको अच्छे वेलनेस और ऑल्टरनेट थेरेपिस्ट मिले। तो ये तो बहुत अच्छा काम है और हिमाचल ये कर सकता है। जैसे हम सर हिमालय उन्नति मिशन की वेबसाइट पे जाएं और आपके बारे में पढ़ें तो हम मोटा मोटा 4-5 चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। आप 5 हेरिटेज की बात करते हैं, इकोलॉजिकल हेरिटेज जो एक चैलेंज बनती जा रही है पहाड़ के लिए, अब इकोलॉजी एक समस्या बनती जा रही है जिस तरह से। दूसरा इकोनॉमिक हेरिटेज की हम बात करते हैं कि रोजगार नहीं है, पलायन है, जो आप पहले भी कह चुके हैं। तीसरा हमारा जो सोशियो कल्चर हेरिटेज है तो वो भी हम बड़ा तेज़ी से उसमें भी डिक्लाइन होते जा रहे हैं। जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं हमारी या पुरानी चीज़ें हैं उनको भी हम कहीं ना कहीं उसका भी कंजर्वेशन करने में नाकाम है। और लास्ट में हम आध्यात्मिक जो हेरिटेज की बात कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं पे, अब बाहर के लोग तो अध्यात्म के लिए यहाँ आ रहे हैं लेकिन हमारा एक परंपरा थी वो कहीं ना कहीं हम विमुख होते जा रहे हैं। तो ये जो सारा मॉडल है आपका, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे हम इकोलॉजिकल हेरिटेज की आप बात कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे इकोलॉजिकल हेरिटेज में हमारा क्या मैंडेट है? देखिए, पर्यावरण को तो बचाना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमारे अमित जी हैं वो लैंडस्केप डेवलपमेंट प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं। ठीक है। तो लैंडस्केप डेवलपमेंट प्रोग्राम में सब कुछ आ जाता है, पानी, जल, मतलब भूमि, वायु, जल, अग्नि, सब कुछ आ जाता है। ठीक है। तो उस पे हमारा काम बड़ा हो रहा है और हम शुरू करना चाहेंगे कि वेस्ट मैनेजमेंट पे कुछ अच्छा काम हो, अवेयरनेस हो सबसे पहले सेग्रीगेशन पे। जी। आज धार्मिक स्थलों पे लोग अपने कपड़े वपड़े सब छोड़ के ऐसे जाते हैं जैसे अपने कर्मों को छोड़ के जा रहे हैं। डेफिनेटली ऐसा ही है। पर वो कर्मों को तो और बढ़ा रहे हैं अपने। कि मैं सबको बोलना चाहूँगा इस माध्यम के थ्रू कि अगर आप धार्मिक स्थल को प्रदूषित करते हो अपने अंडरगारमेंट्स और कपड़े, जूते, चप्पल छोड़ के, तो अपने कर्मों को घटा नहीं रहे हो, बहुत बढ़ा रहे हो। आपको 10 बार और जाना पड़ेगा उसकी सफाई करने के लिए जी, अलग अलग जीवनों में। तो ऐसे ही हम लोगों को ये धार्मिक स्थलों में जो प्रदूषण हो रहा है उसको हमें रोकना है। फिर जो चीड़ के जो जंगल हैं उसमें हमें ब्रॉडलीफ स्पीशीज ग्रो करनी है ताकि ब्रॉडलीफ स्पीशीज से ग्राउंड वाटर रिचार्ज ज़्यादा हो। जहाँ पे हमारे जो नॉलेज जो हमारे हैं, जो धाराएं हैं
जो लुप्त हो गई है उसको पुनर्जीवित करना है। काम बहुत सारा है, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें एक संस्था अकेली नहीं कर सकती। Obvious. इसीलिए हम की ज़रूरत है, हिमालय उन्नति मिशन की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि सबको साथ में लेके, सबकी एक्सपर्टीज को साथ में लेके काम करना है। दीपक जी, अभी इसी मुद्दे को मैं, इसी सवाल को आगे थोड़ा सा कर रहा हूँ, जो हमारी इकोलॉजिकल हेरिटेज के साथ में इकोनॉमिक हेरिटेज पे भी जुड़ा हुआ है, जो हमारी हाई रिचेज की हाई वैल्यू मेडिसिनल प्लांट हैं। तो हिमाचल के संदर्भ में हम ये कहें कि यहाँ पे कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है डिपार्टमेंट सरकार की तरफ से कि कोई कलेक्शन सेंटर हो, कोई इस तरह का कोई वो नहीं है। और ये जो जो है इसकी हर्ब्स की जो बेसिक मुद्दा है वो दो डिपार्टमेंट के बीच में पिसता है, आयुर्वेदा डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जहाँ पे ये नेचुरल पैदा होती है वो एरिया फॉरेस्ट का है, और इस डिपार्टमेंट का जो मैंडेट है हर्ब्स का वो आयुर्वेदा डिपार्टमेंट के। तो अभी तक भी जब हम हिमाचल के रेफरेंस में देखते हैं तो ऐसी कोई इस तरह का जो चेन होनी चाहिए कि कलेक्टर हो, साइंटिफिक कलेक्शन हो, ऐसी कोई चीज़ें नहीं हो पाई है। यहाँ पे मैक्सिमम जो हर्ब्स है या तो उनका यहाँ से चोरी करके वो अमृतसर पहुँच जाती हैं, खारी बावली दिल्ली पहुँच जाती, तो ऐसा कोई मैकेनिज्म डेवलप नहीं हुआ है। जबकि हम ओवरऑल देखें तो एक बड़ा बाजार, बड़ा प्रोडक्शन जो हर्ब्स का, अलग अलग हर्ब्स का यहाँ पे जो नेचुरल है वही होता है। प्रोडक्शन की बात तो अगली बात है, तो इस पे कुछ कहेंगे आप? हाँ, देखिए, इस पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी जड़ी बूटियों की जब हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसको आइडेंटिफाई करना और उसका मतलब क्या बोलते हैं, संरक्षण, कंजर्वेशन। हाँ, उसका संरक्षण करना और उसका आइडेंटिफाई करके उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ और इकोनॉमिक प्रॉपर्टीज़ को मतलब सबको मतलब इकोनॉमिक प्रॉपर्टीज़ और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू लोगों को, गांव वालों को बताना है। गांव वाले छोटी छोटी चीज़ों में आपने ये जो कीड़ा जड़ी और ये सब देखेंगे 100-200 रुपए में बेच देते हैं, और वहाँ पे वही सेम चीज़ मतलब 1000 रुपए में बिकती है। तो अगर हम गांव वालों को अवेयर करें कि ये तुम्हारी मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट है, तो वो कम से कम उसका सही रेट तो लेंगे, या फिर वो मनाही करेंगे, कंप्लेन करेंगे। और दूसरी चीज़ उसका संरक्षण करना, क्योंकि लोगों को ये अवेयरनेस ही नहीं है कि कटिंग कैसे करना है। वो फ्लावरिंग सीजन में कटिंग कर देते हैं, वहाँ पे वो फिर बीज ही नहीं गिरता, वो उसका वो मतलब और उगता ही नहीं है। तो कटिंग किस तरह करना है, कौन से सीज़न में करना है, कहाँ कैसे करना है, वो सब चीज़ें ज़रूरी है। तीसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम ये है संरक्षण में, मेडिसिनल प्लांट में, एक इतना करप्शन हो गया है, इतना करप्शन हो गया इसमें कि जो चीज़ बैन करते हैं वही लोग इसको मतलब दूसरे चैनल से निकाल देते हैं। तो आत्मीयता और बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन की, एक आध्यात्मिकता की बहुत ज़रूरत है सब जगह। जब आध्यात्मिकता मतलब क्या होती है, आप किसी चीज़ को अपना समझते हो। अगर आप एक भूमि को अपना समझोगे तो उसका शोषण नहीं करोगे, अगर आप किसी समाज को अपना समझोगे तो उसका शोषण नहीं करोगे। अपने घर वालों को तो नहीं ठगते हैं ना। तो अब घर वाले अगर बड़े हो गए, पूरा हिमाचल आपका घर हो गया, तो कैसे करोगे? पर सर, मेरा एक सवाल मैं आपको रोक रहा हूँ कि आजकल की जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसमें बच्चा बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है, बहुत अच्छा पिज्जा जानता है, वो गूगल पे क्या चल रहा है वो जानता है, लेकिन आजू बाजू के जो चार पेड़ है उनको नाम नहीं पता है, उनके मेडिसिनल यूज क्या है उनको नहीं पता है। तो क्या ऐसा मॉडल, ये खासकर हर्ब की बात करते हैं या उत्तराखंड और हिमाचल और जम्मू के मॉडल की बात करते हैं जो नॉर्थ की है जहाँ पे हाई वैल्यू हर्ब्स हैं, तो क्या ऐसा नहीं अवेयरनेस करना है, ऐसा अवेयरनेस के लिए कहीं ऐसा नहीं हम कर सकते हैं कि जो स्कूल्स हैं वहाँ पे एक छोटा सा हर्बल गार्डन, बिल्कुल, और बच्चों को वो नाम, बोटेनिकल नाम लिखा दें और उनके जिम्मे पौधे लगा दें, तो उनकी स्टडी भी हो जाती है और अवेयरनेस भी हो जाता है, और उसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी बताएं उनको, सब कुछ बताया जाना चाहिए ताकि उनको पता चले, ट्रांसपेरेंसी रहे। इकोनॉमिक्स में कहते हैं टर्म्स, इकोनॉमिक टर्म्स में कि एसिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन जब सिमेट्री में रहती है तो सब ठीक चलता है जी। जब इंफॉर्मेशन गड़बड़ होती है, किसी के पास नहीं है किसी के पास है, तभी इकोनॉमिक्स चलता है, बिजनेस होता है। चलो दीपक जी, मेरा एक व्यक्तिगत आपसे सवाल है कि हिमाचल में आप जब आप पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं
तो हिमाचल में आप कब पहली बार आए थे? किस तरह का आपका, जैसे हिमाचल 2-3 तरह की चीज़ों में है, एक हाई रिचेज का लाहौल स्पीति, किन्नौर ये वाला एरिया है हमारा, पांगी का एरिया, एक ये कांगड़ा वाली बेल्ट है, और एक बिल्कुल पंजाब से लगी हुई बेल्ट है, हरियाणा, पंजाब और हमारा उत्तराखंड या यूपी के साथ टैच्ड है। तो कितनी जो हम टोपोग्राफिकली ज्योग्राफिकली बात करें तो हम आपको कितना बेसिक्स, कितना इसको देखिए स्टडी है? हिमाचल में तो सबसे पहले लोग तो शिमला विमला जाते हैं। जी हम तो सबसे पहले नैना देवी गए थे, ज्वाला देवी गए थे, कांगड़ा देवी गए थे। जी हम तो देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं हिमाचल, जी सच बताएं तो। जी 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 और मैंने जितनी बार भी आया हूँ मैं देवियों के दर्शन करने ही आया हूँ। जी तो बट वो काफ़ी समय हम लोग तो, मैं तो कम से कम 7-8 बार हिमाचल के इंटीरियर्स में हम लोग ने ट्रैवल किया है, सोलन, ये सब जगह आप जहाँ पे भी बोले हम लोगों ने। बट मेरा मेन एम आने का हमेशा देवी के दर्शन ही होते थे। जी। मैं आखिर में इस चीज़ को ले रहा हूँ कि आप दो बातें करते हैं कि एक तो जो आध्यात्मिक जो हम विरासत है उसकी बात करते हैं, और दूसरा एक बात करते हैं आपकी हिमालय के संरक्षण के लिए हमें वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। तो मैं दोनों चीज़ों को समझना चाहता हूँ। जब आप आध्यात्मिक विरासत की बात करते हैं, उसकी कंजर्वेशन की बात करते हैं, और दूसरा ये जो वॉलंटियर फॉर सेव हिमालय जो कंसेप्ट है आप, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। देखिए इसके लिए समझने की, वॉलंटियर फॉर बेटर हिमालयाज को समझने के लिए समझना ज़रूरी है वॉलंटियर किसको कहते हैं। जी एक वॉलंटियर वो होता है जो अपने मन से और अपने दिल से काम करता है। जी एक वॉलंटियर वो होता है जिसको आपको मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इंस्पायर्ड होता है। मोटिवेशन मतलब पैसा, धन, गाड़ी, घर, बंगला ये दिया, मोटिवेशन। इंस्पिरेशन मतलब मुझे कुछ करना है, उसका इंस्पिरेशन गुरु हो सकता है, उसकी माँ हो सकती है, मतलब देवी शक्ति हो सकती है, हिमालय खुद एक इंस्पिरेशन है। तो ऐसे लोग जो हिमालय से इंस्पायर होके हिमालय के लिए कुछ करना चाहते हैं, वैसे लोगों को हम कहते हैं हिम सेवक। और वॉलंटियर फॉर बेटर हिमालयाज एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें हम कहना चाहते हैं लोगों को कि आप 1 घंटा हर दिन हिमालय को दो, या फिर आप 7 घंटे हफ्ते में दो। तो अगर नहीं दोगे तो फिर आप हिमालय का पानी ले रहे हो, जल ले रहे हो, वायु ले रहे हो, और पैसा भी ले रहे हो, पैसा कमा रहे हो हिमालय के नाम से जी। और आप कुछ देना नहीं चाहते अपनी माँ को, तो फिर ऐसा कैसे होगा? हिमालय उन्नति मिशन का जहाँ तक हमारी समझ, जहाँ तक हमने इसको पढ़ा है, जो लैंड डेवलपमेंट के काम है, अभी 2 जगहों पे लैंड डेवलपमेंट के काम हिमाचल में चल रहे हैं। जब हम डिजिटल लाइब्रेरी की बात करते हैं कि दिल्ली से बच्चों को यहाँ के पढ़ाया जा सके, तो ऐसे 11 स्कूल हैं जिनमें कुल्लू, लाहौल स्पीति जो इंटीरियर जगह है, और चंबा, उनके स्कूलों में इस तरह की लाइब्रेरीज का भी प्रबंध हिमालय उन्नति मिशन के तहत कर दिया गया है। इसके अलावा जो कौशल निखारने के लिए हम सेंटर की बात कर रहे हैं, तो सोलन और एक कांगड़ा की ITI के साथ इस तरह का ऐसी चीज़ें चल रही हैं, सोलर एनर्जी को लेके काम हो रहा है। तो ये सारे जो जितना बड़ा अभियान चल रहा है उसमें ये आरंभिक स्तर की चीज़ें जिनको आप पायलट बेस बोल सकते हैं। एक बड़े मिशन के साथ, एक बड़े विजन के साथ दीपक जी हमारे साथ थे। दीपक जी, आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या जो एक आज का जो मॉडल है हिमालय, खासकर हिमाचल के विकास का, जब हम देख रहे हैं कि जंगल खत्म होते जा रहे हैं और कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता नहीं कि ये भी एक बड़ी चुनौती है हमारे लिए? देखिए ये एक सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हम सोचते हैं कि विकास आध्यात्मिकता और मतलब पर्यावरण के मतलब विपरीत विकास होना है तो पर्यावरण को नष्ट करना है, ऐसा नहीं है। अगर आप ऑस्ट्रिया जाएंगे, आप स्विट्ज़रलैंड जाएंगे, अगर आप ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड ये सब जगह जाएंगे, स्पेन में जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि कैसे इंटीरियर्स गांव में रोड, ट्रैम, सारी डेवलपमेंट फैसिलिटी है, पर उन्होंने पर्यावरण को नष्ट नहीं किया। तो ये गलत है सोचना कि पर्यावरण को नष्ट करके विकास हो सकता है, ऐसा नहीं है। पर्यावरण ही विकास है, और पर्यावरण अगर हम लोग सेव रखेंगे तो पूरी दुनिया आएगी देखने के लिए, ना तो फिर कौन कंक्रीट के जंगल को देखने आ रहा है? आपने अपने इसमें एक बात कही थी कि हिमालय के लिए एक बड़ा ड्राइव तब हुआ जब
हिमालय के पेड़ों को बचाने के लिए राखियाँ बांधी गई थी। तो एक ड्राइव आप लेके आ रहे हैं, तो आप वहाँ के मुद्दों से और कंसर्न मुद्दे अब जुड़ गए। जैसे ड्रग्स की हमने बात की, ड्रग्स में सिंथेटिक ड्रग का यहाँ पे बड़ा चलन हो गया है और ये चैलेंजेस हमारे पास है। आज की तारीख में यूथ एक अनरेस्ट सा यूथ है, पढ़ा लिखा यूथ भी, जॉब्स का उस तरह से नहीं है। तो क्यों आपको लगता नहीं कि बड़ी चैलेंज के साथ आप यहाँ आ रहे हैं? बड़े, देखिए गुरुदेव कहते हैं कि बड़ा काम करना आसान है, छोटा काम करने में मेहनत लगती है भैया जी। अगर हमें अपना घर साफ करना है ना, तो हमें मेड को 10 बार फोन लगाना पड़ेगा, कब आ रहे हो ये सब। पर शिमला को अगर साफ करना है ना, तो लोग जुड़ जाते हैं। तो ये गलत सोच है, बड़ा काम करना ज्यादा आसान है जी। और ये जो मूवमेंट शुरू की है गुरुदेव ने, उसमें कोई ना कोई ऐसा खड़ा होगा, बहुगुणा जी जैसा, जो बोलेगा कि चलो हम तो क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, हो सकता है कोई ना कोई खड़ा होगा, आपके यहीं से कोई खड़ा हो जाए जो एक आगे जाके पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ले ले हिमालय के नाम से जी। तो हमारा तो काम है कि एक प्लेटफॉर्म बनाना, गुरुदेव का काम है जी। और वहाँ देखते हैं, और कोई वॉलंटियर फॉर बेटर हिमालयस में कोई ऐसा आदमी खड़ा हो जाए। तो दीपक जी की जो ऊर्जा है और जो उत्साह है और हिमाचल को लेके जितनी समझ है, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हिमालय उन्नति मिशन जो है वो हिमाचल की उन्नति के लिए भी वरदान बनेगा। दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए, भविष्य में हम आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू जी, प्रणाम।